गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी साइंस बायोलॉजी एमसीक्यू क्लास 2 कोशिका देखने जा रहे हैं। क्लास 1 का वीडियो आपका अपलोड कर दिया गया है, आप वो प्ले लिस्ट में देख लीजिए। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 71 बीपीएससी के लिए तो है ही, लेकिन जितने भी आगामी आने वाले एग्जामों हैं उस सब के लिए दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन फर्स्ट। निम्न में से किसने जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा था? लीeuwenhoek ने। व्याख्या देखते हैं। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने सर्वप्रथम उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से 1674 ईस्वी में प्रथम जीवित कोशिका को देखा था। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत पादप छाल में मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना देखी और उसमें उपस्थित कोष्ठकों को सेलुला या सेल नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 सही है, 2 गलत है। सजीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच का अंडा एवं सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। थियोडर स्वान एवं मेथिस लाइडेन कोशिकावाद के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नई कोशिका के निर्माण को कोशिका सिद्धांत में सम्मिलित करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो तीसरा का बी रुडोल्फ विर्कोव। व्याख्या देखते हैं। नई कोशिकाओं के निर्माण को कोशिका सिद्धांत में सम्मिलित करने वाले वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्कोव हैं। उनके अनुसार नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से ही उपस्थित कोशिकाओं से होती है, जिसका विवरण उन्होंने अपनी पुस्तक सेलुलर पैथोलॉजी में 1855 ईस्वी में किया। इसे कोशिका वंश परंपरा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो चौथा का बी सही सुमेलित नहीं है, बाकी ए डी सी डी तीनों सही है। इसके लक्षण कोशिका जंतु एक कोशिकीय क्लेमाइडोमोनास कोशिका जंतु के लक्षण एक कोशिकीय, माइकोप्लाज्मा के सबसे लक्षण सबसे छोटी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका। चलिए व्याख्या देखते हैं। मुख्यतः कवक बहुकोशिकीय होते हैं, परंतु अपवाद स्वरूप सेक्रोमाइसिस सेरेविसी एक कोशिकीय यूकेरियोटिक कवक है। इसका उपयोग अल्कोहल निर्माण व बेकरी उत्पाद जैसे ब्रेड के उत्पादन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से क्रमशः अनियमित आकार की तथा केंद्रक विहीन कोशिका कौन सी है? तो पांचवा का सी श्वेत रुधिर कणिका एवं लाल रुधिर कणिका। निम्न में से क्रमशः अनियमित आकार की तथा केंद्रक विहीन कोशिका कौन सी है? श्वेत रुधिर कणिका एवं लाल रुधिर कणिका। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न कथन ए व आर को पढ़िए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। छठा का बी आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन है अमीबा एक कोशिकीय एवं अनियमित आकार की कोशिका का उदाहरण है। अमीबा में पोषण हेतु कूट पदार्थ पाए जाते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। अमीबा एक कोशिकीय एवं अनियमित आकार की कोशिका का उदाहरण है। यह प्रोटोजोआ संघ का एक जंतु है जिसमें निम्न कोटि के सरल संरचना वाले एक कोशिकीय जंतु सम्मिलित है। इनमें गमन और पोषण कूटपादों द्वारा होता है। यह कूटपाद लचीली अनियमित कोशिका झिल्ली द्वारा निर्मित अंगुली नुमा प्रवर्ध होते हैं। अमीबा में जल के साथ आए भोज्य कणों को इन प्रवर्धों के द्वारा अंतर्ग्रहित कर लिया जाता है एवं भोजन का अंततः कोशिकीय पाचन तथा अवशोषण करने के बाद अपचित भोजन कोशिका झिल्ली द्वारा बाहर कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विषाणु जीवित एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांत के अपवाद ही है, क्योंकि सातवां के ये बाह्य वातावरण में अजीविक कारक होते हैं। चलिए व्याख्या देते हैं। विषाणु जीवित और निर्जीव के मध्य की कड़ी होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी है, क्योंकि ये पोषक होस्ट कोशिका के बाहर निर्जीव कणों के रूप में रहते हैं, लेकिन किसी पोषक कोशिका में पहुंचते ही ये सजीव के लक्षण दर्शाते हैं। इनमें स्वयं के गुणन एवं प्रोटीन संश्लेषण के लिए साधन नहीं होते, बल्कि ये पोषक कोशिका के साधनों का उपयोग करते हैं एवं प्रतिलिपिकरण द्वारा जनन करते हैं। इनमें डीएनए या आरएनए से कोई एक आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न कथन ए व आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन किया है। आठवां का ए होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। देखिए कथन प्रोक्रिएटिक जीवों जैसे जीवाणु में केंद्रक अनुपस्थित होता है, कारण केंद्रक झिल्ली के अभाव में इनमें केवल डीएनए युक्त केंद्रांश पाया जाता है।
केंद्र का पाया जाता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रोक्रेटिक जीवों जैसे जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसमें अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है, अर्थात केंद्रक की एक निश्चित संरचना का अभाव तथा इसमें प्रमुख अवयव केंद्रक कला, गुणसूत्र, केंद्रिका आदि अनुपस्थित होता है। वास्तव में केंद्रक के स्थान पर इनमें नग्न डीएनए पाया जाता है, जिसे आरंभिक केंद्रक या केंद्रकाप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस जीव में केंद्रक का अभाव होता है? 9 का सी 1-4 थायोबेसिलस में और एनाबिना में। केंद्रक का अभाव किस में होता है? थाइनोबेसिलस, एनाबिना में। क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 10 का सी, केवल 4 सही नहीं है, बाकी 1, 2, 3 ये तीनों सही है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग रसधानी होता है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। कवक कोशिका में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर निम्न में से किस आधार पर होता है? तो सी 11 का सी होगा। केंद्रक की स्थिति के पर, राजधानी के आकार पर, राजधानी की संख्या, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, तारक काय और लवक। जंतु कोशिका और तथा पादप कोशिका में अंतर निम्न में से किस आधार पर होता है? तो राजधानी के आकार पर, केंद्रक की स्थिति के आधार पर, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या के आधार पर, राजधानी की संख्या, तारक काय, लवक। चलिए व्याख्या देखते हैं। जंतु व पादप कोशिका में केंद्रक का आकार समान, जंतु व पादप कोशिका में केंद्रक का आकार समान परंतु स्थिति असमान होती है। जंतु कोशिका में केंद्रक कोशिका के मध्य में होता है, जबकि पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अवलक लवक अनुपस्थित होते हैं, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति व हरित लवक उपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी तथा पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है। जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में तथा पादप कोशिका में कम संख्या में पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में तारक काय उपस्थित तथा पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका के बाह्य आवरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 12 का सी असत्य है, बाकी ए बी सही है। कोशिका झिल्ली वसा की दोहरी परत की बनी होती है, जिसमें अंदर धंसे हुए एवं बाहर चिपके हुए प्रोटीन के अणु पाए जाते हैं। पादप कोशिका में मृत सेलुलोज द्वारा निर्मित कोशिका भित्ति बाह्यतम आवरण बनाती है। व्याख्या, कोशिका के बाह्य आवरणों के संदर्भ में कथन सी असत्य है, क्योंकि पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज एवं कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति सभी पादप जीवाणु जैसे साइनोबैक्टीरिया, कवकों एवं प्रोटिस्टा वर्ग की कुछ जातियों की कोशिकाओं के चारों ओर निर्जीव पदार्थ से बनी परत के रूप में पाई जाती है। ये कोशिका को अतिरिक्त सुरक्षा व स्थायी आकार प्रदान करते हैं, परंतु जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते, अतः उनमें कोशिका झिल्ली ही कोशिका का बाह्य आवरण बनाती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन पादप और प्राणी कोशिकाओं के मध्य सामान्य अंतर के बारे में सत्य है? तो 13 का सी 1 और 3 सही है और 2 गलत है। पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की कोशिका भित्तियां होती हैं, जबकि वे प्राणी कोशिकाओं में नहीं होती है। परिपक्व पादप कोशिका में एक वृहद रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियां होती है। चलिए व्याख्या देखते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका कला, प्लाज्मा कला उपस्थित होती है और इसके बाहर सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में केवल प्लाज्मा कला उपस्थित होती है, किंतु इसके बाहर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। परिपक्व पादप कोशिका में एक वृहद केंद्रीय राजधानी होती है, परंतु प्राणी कोशिका में अनेक छोटी छोटी राजधानियां होती है। क्वेश्चन नंबर 14, कोशिका झिल्ली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो आपका 14 का सी असत्य है, मतलब 2 गलत है, आपका 1, 3, 4 सही है। कोशिका झिल्ली के संदर्भ में अमीबा में एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया पाई जाती है।
प्रसारण हेतु ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। प्रसारण एक दिशीय प्रक्रम है। क्वेश्चन नंबर 15, सिंगर एवं निकोलसन ने निम्न में से किसका विस्तृत अध्ययन किया था? तो 15 का सी कोशिका झिल्ली की संरचना का। सिंगर एवं निकोलसन ने निम्न में से किसका विस्तृत अध्ययन किया था? तो कोशिका झिल्ली की संरचना का। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न कथन ए व आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो आपका 16 का सी होगा, ए सही है किंतु आर गलत है। कथन ए देखते हैं, एक अंड कवच रहित अंडे को सांद्र चीनी की चाशनी में डुबाने पर अंडा सिकुड़ जाता है। चलिए व्याख्या देखते हैं, एक अंड कवच रहित अंडे को सांद्र चीनी की चाशनी में डुबाने पर अंडा सिकुड़ जाता है क्योंकि अंड कोशिका के कोशिका द्रव्य में जल की सांद्रता चीनी की चाशनी में जल की सांद्रता से कम है, जिससे जल के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रसारित होकर अंड कोशिका की कोशिका कला से बाहर आने लगते हैं। इस प्रक्रिया को बहिःप्रासरण कहते हैं, जिससे अंडे का जीव द्रव्य सिकुड़ जाता है। इसे जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। चाशनी के अति प्रासरी होने के कारण अंडे की कोशिका झिल्ली विकृत नहीं होती। यदि इस कोशिका में अल्प प्रासरी विलयन में रखते हैं तो बाहर जल रसधानी के अंदर प्रवाहित होने से कुछ समय में ही जीव द्रव्य व कोशिका भित्ति पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाती है, जिसे जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को निम्न में से क्या प्रेरित करता है? तो 17 का ये होगा 1 का 3, बहिःप्रासरण और अति प्रासरी विलयन। कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को निम्न में से क्या प्रेरित करता है? तो बहिःप्रासरण, अति प्रासरी विलयन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन से कथन सही सुमिलित नहीं है? तो आपका 18 के सी सही सुमिलित नहीं है, ए बी डी तीनों सही सुमिलित है। हिस्टोन डीएनए से रिलेटेड है, पेप्टाइडोग्लाइकेन जीवाणुवीय कोशिका भित्ति से रिलेटेड है, कोशिका का भंडार गृह रिक्तका से है। दिए गए युग्म में से सी सही सुमिलित नहीं है क्योंकि तरल मोजेक मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित है। यह मॉडल सिंगर और निकोलसन 1972 ने दिया था। इसके मतानुसार जीव द्रव्य कला पीली लिपिड के दोहरे स्तर से बनी होती है, जिसमें आंतरिक एवं परिधीय प्रोटीन धसे रहते हैं। जीव द्रव्य कोशिका में एक अर्ध तरल जेली नुमा द्रव्य होता है। कुंजे ने इसे 1840 ईस्वी में जीव द्रव्य नाम दिया था। यह जीवन का भौतिक आधार है। यह कोशिका का जीवित पदार्थ होता है जिससे गति, पोषण, उपापचय, श्वसन, उत्सर्जन आदि महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 19, अंत प्रद्रव्य जालिका के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो 19 का सी तीसरा असत्य है, बाकी 1 2 सही है। SER राइबोसोम विहीन होकर भी लिपिड का संश्लेषण करती है। RER राइबोसोम युक्त होने के कारण प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। अंत प्रद्रव्य जालिका के संदर्भ में कथन 3 असत्य है क्योंकि सामान्य कोशिका में RER बराबर ACR स्थिति होती है। खुरदरी या कनिका में अंत प्रद्रव्य जालिका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER राइबोसोम की उपस्थिति के कारण खुरदरी या कनिका में होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाली कोशिकाओं में अधिक संख्या में पाई जाती है, जबकि राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ACR चिकनी होती है। यह मुख्यतः वसा व ग्लाइकोजन के संश्लेषण में काम आने वाली कोशिकाओं में अधिक संख्या में पाई जाती है। देखिए ACR का आपका फुल फॉर्म है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER का फुल फॉर्म है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न कथन ए व आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। 20 का आपका ए आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर का सही स्पष्टीकरण है।
लाइसोसोम्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स तथा न्यूक्लिक अम्लों को पचाने में सक्षम होते हैं। कारण लाइसोसोम जल अपघटक एंजाइम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? तो आपका 21 के सी ये गलत है, बाकी ए बी डी तीनों सही है। प्रोटीन राइबोसोम, डीएनए क्रोमोसोम, जीव द्रव्य कुंचन रसधानी। चलिए व्याख्या देखते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण गोल्जी काय में होता है। गोल्जी काय में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन अणुओं के साथ संयुक्त होकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोसिलीकरण कहते हैं। हालांकि शर्कराओं के प्रोटीन से संयुक्त होकर ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण कणिका में अंतःप्रदिवी जालिका RER में आरंभ हो जाता है। देखिए RER का आपका फुल फॉर्म पहले ही बता दिया गया है, आप इसको याद करिएगा। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ACR। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो 22 का बी अंतःप्रदिवी जालिका और राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 23, गोल्जी काय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका बी 23 का बी असत्य है, मतलब दो क्वेश्चन दो गलत है, 1 और 3 सही है। केमिलो गोल्जी ने तंत्रिका कोशिका को सिल्वर नाइट्रेट से अभिरंजित कर गोल्जी उपकरण की खोज की। यह कोशिका अंतःझिल्ली तंत्र का भाग है जो लयन काय का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 24, माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका 24 के डी ये सभी सही है। इदिकला युक्त कोशिकाएं हैं जिसे कोशिका शक्ति गृह भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में ATP का उत्पादन होता है। इनमें 70S राइबोसोम, DNA एवं RNA पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, लवक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 25 के सी ये गलत है, A B सही है। ल्यूकोप्लास्ट भोजन संग्राहक लवक है, क्लोरोप्लास्ट भोजन उत्पादक लवक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न कथन A व R को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। 26 का A आंसर हो जाएगा। आलू में ल्यूकोप्लास्ट की अधिकता पाई जाती है, कारण आलू में भोजन का संग्रह भूमिगत तने में होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आपका 27 का डी सही है, बाकी A B C तीनों गलत है। डिक्टियोसम गोल्जी काय। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। पादपों में गोल्जी काय को डिक्टियोसम भी कहते हैं। इसे लिपोकॉन्ड्रिया, गोल्जी पदार्थ, गोल्जी उपकरण, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नामों से भी जाना जाता है। युग्म A B C सही सुमेलित नहीं है। ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णीय लवक पादपों में भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। ये मुख्यतः पादपों के भोज्य पदार्थ संग्रह करने वाले भागों में पाए जाते हैं, जैसे भूमिगत तना एवं जड़। ये भोजन का परिवहन नहीं करते। क्रोमोप्लास्ट या वर्णित लवक पादपों के ऊपरी व रंगीन भागों में पाए जाते हैं, अर्थात पुष्पों की पंखुड़ियों एवं फलों को विशेष रंग प्रदान करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सहायक नहीं होते। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक पर्णहरिम पाया जाता है। यह हरे रंग की सभी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है तथा पादपों में इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका के साथ साथ यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है? तो 28 के बी राइबोसोम। निम्न में से कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका के साथ साथ यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है? तो राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 29, केंद्रक में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ क्रोमेटिन जालक निम्न में से किसका बना होता है? तो 29 का बी प्रोटीन प्लस DNA। केंद्रक में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ क्रोमेटिन जालक निम्न में से किसके बना होता है? प्रोटीन प्लस DNA। क्वेश्चन नंबर 30, नाभिक के अतिरिक्त कोशिका के किस भाग में DNA होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में।
नाभिक के अतिरिक्त कोशिका के किस भाग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। कोशिकांग और सामान्य नाम, कोशिकांग और उसका सामान्य नाम, तो आपका ये होगा 31 का डी आंसर। कोशिका की आत्महत्या के तैली किसे कहा जाता है? कोशिकांग को। कोशिका का भोजनालय हरित लवक को। रसधानी जो होता है कोशिका का कचरा पात्र, रसधानी। दूसरा, कोशिका के ट्रैफिक पुलिस गोल्जी का है। कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्रक। चलिए व्याख्या देखते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्म थैली भी कहते हैं, क्योंकि इसके फटने पर इसमें से निकले जल अपघटनी एंजाइम कोशिकाओं का विघटन कर कोशिका को मृत कर देता है। हरित लवक को कोशिका का भोजनालय कहा जाता है, क्योंकि पादपों में हरित लवक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। राजधानी को कोशिका का कचरा पात्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, प्रोटीन आदि पदार्थ भरे होते हैं। गोल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या मार्जक भी कहते हैं, क्योंकि ये विभिन्न कोशिकाएं पदार्थों का भंडारण, प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिए कार्य करता है। केंद्रक कोशिका की सभी जैविक क्रियाविधियों पर नियंत्रण रखता है, इसलिए इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यह अनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। 32 का सी, कोशिकांग खोजकर्ता, तो केंद्रक का खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कोलिकर। केंद्रक का खोजकर्ता फोटोन और राइबोसोम का खोजकर्ता पेलार्ड। क्वेश्चन नंबर 33, कोशिका विभाजन के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। तो आपका डी उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, चारों सही है। समसूत्री विभाजन केवल कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन क्षतिग्रस्त ऊतक या घाव की मरम्मत करता है। अर्धसूत्री विभाजन केवल जननांगों की जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन बहुत लंबा एवं ऊर्जा तथा समय की खपत करवाने वाला प्रक्रम है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 34 का ए असत्य है, बाकी बी और सी सही है। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव के जीवन का विकास एक कोशिकीय द्विगुणित कोशिका से होता है। सी, पादपों की तुलना में मानव जंतुओं में सीमित वृद्धि होता है तथा वयस्कावस्था में शरीर का आकार निश्चित होकर वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। तो दोस्तों क्लास 3 कल देखेंगे, तो थैंक यू।